हमारा करंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स चल रहा था। रे ऑप्टिक्स में हमने आई गेस अप टू लेंसेज तक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ था। अगर प्रीवियस लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्विंग की हुई थी और आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लेंसेज हमने कंप्लीट किए हुए थे। डिफरेंट वेराइटीज, लेंस के साथ मिरर के कॉम्बिनेशंस, कर्व्ड मिरर के कॉम्बिनेशंस, और फिर हमने लेंसेज के पावर के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था कि लेंसेज के पावर क्या है, उन पे मिरर को कॉम्बिनेट करके कैसे हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में हमने कुछ ज्योमेट्रिकल केसेस देखे थे कि लेंस की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं अगर लेंस को कट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे, तो सारी चीजें कैसे चेंज होती हैं, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट रहेगा वो एकदम न्यू टॉपिक है, प्रिज्म है। ठीक है, और अच्छी बात है कि प्रिज्म जो ऑप्टिक्स का टॉपिक है, ये टॉपिक जैसे मैंने बताया रे ऑप्टिक्स का बहुत सारा पार्ट एचएससी के सिलेबस में तो नहीं है, एचएससी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में है। सीबीएसई में पूरा रे ऑप्टिक्स है 12th के लिए। ठीक है, बट अच्छी बात है एचएससी में नहीं है। बट फिर भी जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं प्रिज्म की, अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी बीच में से पूछते हैं। मतलब अगर मैं इसमें कुछ डेरिवेशंस करता हूँ तो उस डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सारी चीज़ों को डराइव करना और सारे स्टेप पे देखना। अच्छा, अब पहले समझते हैं प्रिज्म है क्या। प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बताया लेंस क्या था, लेंस क्या था, कोई एक ऑप्टिकल मीडियम था जिसमें दो सरफेस होते हैं, ऑप्टिकल मीडियम बाउंड बिटवीन टू सरफेस। बट लेंस की खास बात थी मिनिमम ऑफ वन, एटलीस्ट ऑफ वन मस्ट बी व्हाट, कर्व्ड। कल क्लियर? तो लेंस में किसी को कोई डाउट? एक ऑप्टिकल मीडियम बाउंड बिटवीन टू सरफेसेस, वन ऑफ विच, एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी कर्व्ड। Same is with the prism. Prism is also a optical material bound between any two surfaces. ठीक है, तो ये, बट ये प्रिज्म नहीं है। क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लाइंड। ओके, सो दिस विल बिकम द प्रिज्म। समझ आया? तो अगर प्रिज्म की बात करूं, सो ऑप्टिकल मटेरियल बाउंड बिटवीन two surfaces and at least one of those must be inclined. ओके, मीनिंग क्या है? नॉन पैरेलल सरफेस होने चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई एक इंक्लाइन हो गया तो क्या वो कभी पैरेलल हो पाएंगे क्या? नहीं। तो बेसिकली मैं बोलूंगा नॉन पैरेलल सरफेस, इन सिंपल वर्ड्स अगर देखें, सो नॉन पैरेलल सरफेस होगा इन सिंपल वर्ड्स। तो किस तरीके से होगा? लेट्स से ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और ये मटेरियल है ग्लास, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक प्रिज्म। समझ आया ये क्या है? एक प्रिज्म है। फिर स्टैंडर्ड प्रिज्म देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड प्रिज्म, लेट्स से जिसके दोनों सरफेसेस स्लैंट है, तो इस टाइप का भी एक प्रिज्म रहेगा। ये सारे प्रिज्म है। और एक फुल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म जो हम देखते हैं वो रहता है कुछ इस तरीके का। मतलब इसके दो सरफेसेस क्या है? स्लैंट है, और ये डेप्थ वाइज है। मतलब अगर इसे मैं ऐसे 3D पे देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये रखा हुआ है प्रिज्म। तो अगर मैं देखूं तो ये ऑप्टिकल मटेरियल है, ये मैंने इसका साइड व्यू बना दिया हुआ है कि प्रिज्म इस तरीके से आपको दिखेगा। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ हाँ। अब देखिए इस प्रिज्म में कुछ चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे हम प्रिज्म को डिफाइन करते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका टॉप एंगल, ये प्रिज्म का ये एंगल। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? देखिए, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल।
ठीक है, बोलते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल के साथ साथ इसे एपेक्स एंगल भी बोलते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है एपेक्स एंगल लिखा हुआ, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। क्या? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्यों ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है, सोच सकता है क्यों? रीजन क्या है इसके लिए? बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि जब हम रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, रे आएगी, तो ये इंसिडेंट रे किसी एंगल पर आएगी, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी आई मीन, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में लिखा होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और हमें लगता है कि ये एंगल दिया है। हमें ये एंगल दिया है क्या? नहीं। नहीं, हमें कौन सा एंगल दिया है? ये एंगल दिया है। सब लोग को ओके हाँ। समझ आया? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म अगर दिया है तो वो आपको समझ जाना है कि ए दिया है। अगर ये आर देगा तो वो प्रॉपरली बोलेगा आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस द एंगल बिकम्स दिस। ओके, सो ये आर के बारे में वो अलग से प्रॉपरली आपको बताएगा, इसके लिए हमें समझ के रखना है। चले, तो अब देखते हैं कि प्रिज्म में सॉल्विंग कैसे करते हैं, तो उसको हम रेफर करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला से। प्रिज्म फॉर्मूला देखें, प्रिज्म फार्मूला बहुत आराम से समझेंगे, प्रिज्म फार्मूला को बहुत डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझना है हमें प्रिज्म के बारे में। देखें, किसी को कोई डाउट आए तो वो अभी ही बता देगा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में और बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि प्रिज्म में किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रिज्म में। सबसे पहले लेट से एक इंसिडेंट रे आई, तो लेट से ये इंसिडेंट रे है, क्लियर। तो हमें सबसे पहले क्या बना लेना चाहिए, यहाँ पर एक नॉर्मल। उसके बाद इस इंसिडेंट रे को कैसे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट बिकॉज ये मटेरियल एक प्रिज्म है, मतलब डेंसर मटेरियल है, तो इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेंट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब लेट से ये थोड़ा सा क्या हुआ, बेंट हो गया, तो लेट से ये थोड़ा सा बेंट हो गया। समझ आया सबको हाँ। ये सिचुएशन? ओके, तो वैल्यूज लिख देते हैं यार। लेट से ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू R1 है। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर इंसिडेंट है तो हमें यहाँ पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्लियर। ये नॉर्मल बनाया, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ये क्या बन जाएगा अब हमारा, दूसरा इंसिडेंट, इसे मैं बोल सकता हूँ R2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस रे को कैसे निकल जाना चाहिए था, ऐसे, बट अब ये रेयर मीडियम में आ रहा है तो क्या होगा, ये रे अवे फ्रॉम। हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्राई करेगा, तो इसका मतलब ये इस तरीके से एग्जिट होगा। और मैंने बताया था कि फिर हम वापस से इसे आर नहीं बोलते हैं, इसे हम ई बोल दिया करते हैं। ई क्या रेफर करता है यहाँ पे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमरजेंस एंगल। तो दो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, क्या, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल। तो प्रोसेस सबको समझ में आया। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ये हमारा ए, इसके बेस पे ही हमें कैलकुलेशन सॉल्व करना है। डन। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या ये हमेशा ऐसा होगा? क्या रे हमेशा बाहर निकल आएगी या कुछ रीजन होता है कब निकलेगी? जब बाहर अगर रेयर मीडियम होगा नहीं, बाहर रेयर मीडियम ठीक है, कुछ ऐसा केस नहीं आ रहा डेंसर टू रेयर रे जा रही है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। अंदर रिफ्लेक्शन हो सकता है, सी से कम होगा तो ये ओके, कौन सा टाइप का, क्या रिफ्लेक्शन, थोड़ा और एलैबोरेट करें। अरे ऐसे बताया ना यार, डेंसर टू रेयर रे जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, टीआईआर हो सकता है। PIR हो सकता है। यार बाकी लोग मतलब लग नहीं रहा कि तुम लोग कुछ पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स में, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है TIR कब, अगर ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल किससे ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक चीज डिफाइन करूंगा, क्या, यहाँ पर साइड में ही करूंगा कि अगर ये एंगल
अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकते हैं? साइन सी क्या होता है? 1/n, और ये n रिलेटिव होता है। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जरूरी थोड़ा ना प्रिज्म एयर में हो, वाटर में भी तो हो सकता है ना, इसलिए याद रखना है कि हमेशा n क्या होता है? रिलेटिव। ओके, तो ये n होता है हमेशा रिलेटिव सराउंडिंग। ये हो गया साइन सी। अब देखना, अगर ये R2 जो सरफेस है, नंबर 1, अगर R2 कम है किससे? C से, तो बताओ रे बाहर आएगी या नहीं? आएगी। आएगी। एंगल से कम है तो रे बाहर आ जाएगी। तो लेट से ये हुआ फर्स्ट केस। दूसरा, अगर एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा तो रे इस तरीके से निकल जाएगी, केस 2। और सबसे अच्छा केस 3, रे प्रिज्म के दूसरे सरफेस से बाहर ही नहीं आएगी अगर R2 ज्यादा हो जाए C से। तो ये 3 केसेस याद रखने हैं। क्या? नंबर 1 की रे कब मिलेगी? व्हेन R2 इज ग्रेटर देन C मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्लियर है सबको? हाँ अगर R2 C के बराबर हो जाएगा तो एकदम उसको टच करते हुए सरफेस को बाहर निकलेगी रे। अगर R2 C से कम हो जाए, सॉरी ये उल्टा हो गया, R2 C से कम है तो वो रे बाहर आ जाएगी। अगर R2 C से ज्यादा हो गया तो रे बाहर नहीं आएगी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब क्या सिचुएशन होगी कि रे बाहर नहीं आएगी, तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए रे बाहर नहीं आएगी? R2 less than C। क्लियर? तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें द रे विल नॉट इमर्ज, द रे will not emerge from inclined surface। कोई डाउट इसमें किसी को? इतनी बात सबको समझ आ गई? हाँ हाँ सर। ओके, तो क्या करते हैं, थोड़ी सी सॉल्विंग के बारे में देख लेते हैं, सॉल्विंग कर लेते हैं। तो ये फिगर मैं फिर से एक बार बना देता हूँ, ये तो मैंने जस्ट अभी बेसिक आपको समझाया। अब सेम फिगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए बना लेता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। ये हुआ, रे को जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा सा रे बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसके बाद जाना चाहिए था उसे ऐसे, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। सो मैं ये कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ दैट फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, मतलब रे बाहर निकल रही है, तभी के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हमने नॉर्मल बना लिए हैं और कुछ नेम दे देते हैं। तो लेट से ये P, ये Q, ये R, ये पॉइंट्स हो गए। ठीक, नेम क्या क्या है? इसे हम बोल रहे हैं I, इसको R1, इसको R2। बहुत ही स्टैंडर्ड नेम है ये, यही नेम हम यूज करके सॉल्व करेंगे चीजों को। और ये एंगल हो गया A। अब थोड़ी सी देखें, अगर सॉल्विंग शुरू करते हैं इन ट्रायंगल PQR, दिख रहा है PQR आपको? इसमें देखें अगर, तो तीनों का समेशन कितना होता है? 180। 80 डिग्री। 180। अच्छा, हमें पता है कि ये तो 90 डिग्री है, हमने ही नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस R1। वेरी गुड, वेरी गुड। 90 माइनस R1, तो ये क्या होगा? 90 माइनस R2। R2। तो ये ट्रायंगल पे लगा सकते हैं क्या? A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये मिलके क्या बन जाना चाहिए? 180 डिग्री। तो 90 कैंसिल आउट होगा। देखो क्या गया, सबसे पहला लॉजिक दैट कुछ भी हो जाए R1 प्लस R2 का समेशन क्या रहेगा? A। ये याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, एग्जाम में ऐसा बार बार सोचते नहीं रहना है। ये याद रहेगा पहला पार्ट क्या, कि वो जो इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैं दोनों, उनका समेशन किसके जितना होता है? ए जितना। डन। हाँ तो ये फर्स्ट पार्ट है जो आपको याद रखना है। नाउ सेकंड पार्ट, दोनों रेज का डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, डेविएशन देखें,
चले फर्स्ट डेविएशन कितना होगा सरफेस 1 पर, बताए सरफेस I 1। minus R1. यस, तो सरफेस 1 के लिए अगर मैं डो 1 लूंगा लिखूंगा तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, आई माइनस R1, ठीक है। सरफेस 2 के लिए देखो, अच्छा तो ये दोनों क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, डो 1 कितना हुआ क्लॉकवाइज है ना, हाँ क्लॉकवाइज, रे ऐसे जा रही थी और ऐसे बेंट हो गई क्लॉकवाइज, ठीक। डो 2 की बात करें, रे जा रही थी ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था बट इस तरफ बेंट हो गई, डो 2 भी किस तरफ है क्लॉकवाइज, बताएं डो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E minus R2. ई माइनस R2, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, तो टोटल डेविएशन हम निकाल सकते हैं ना, बताएं टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा फिर इसका मतलब, डो 1 दो प्लस, दो टू वेरी गुड, सो डो टोटल हो जाएगा डो 1 प्लस डो 2, तो इसका मतलब अगर दोनों को ऐड करूं तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि डो टोटल आपको दिखेगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, समझ आया क्या, तो इसका मतलब टोटल डेविएशन कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस ए, समझ आया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म, क्या होगा आई प्लस ई माइनस ए, समझ आया, हाँ सर। ये समझ आया सबको, हम्म, इसको याद भी रखना है, प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, हमसे रेगुलर डेविएशन नहीं पूछता है, हमसे एक टर्म पूछता है कि हमें मिनिमम डेविएशन सॉल्व करना है, मिनिमम डेविएशन, हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम डेविएशन का पूछता है, इसलिए मैं इस थर्ड वाले पॉइंट को हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन रेयर ही पूछता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नीट में एक दो बार आया है, दोनों आए और ये अलग से देके, जेई में कभी नहीं आया इसको लेके, जेई में हमेशा किसको लेके आया है, मिनिमम डेविएशन को लेके। तो देखिए मिनिमम डेविएशन कैसे करते हैं यार, मिनिमम डेविएशन थोड़ा एक्सपेरिमेंट से करते हैं, कैसे, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसा, आई वर्सेस डेविएशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, आई वर्सेस डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर डिफरेंट आई, देख रहे हो, हम डिफरेंट रेडियो इंसिडेंट पे रे को इंसिडेंट कराते हैं और चेक करते हैं इमर्जेंस कितना है, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है डेविएशन, और हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ये ग्राफ देखने को मिलता है, किसका डेविएशन, पहले डेविएशन धीरे धीरे कम होता है और फिर डेविएशन ज्यादा होने लग जाता है, तो मतलब चांसेस है ना कि किसी एक पॉइंट पर डेविएशन क्या है, मिनिमम है, देखो वो पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, समझ आया, इस पॉइंट पर मिनिमम डेविएशन है, तो ये जो ग्राफ है ये कहां से मिलता है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और अच्छी बात बताऊं, 2013 जेई में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्रॉम अ प्रिज्म व्हाट इज द ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट, ये करंट नहीं है, इंसिडेंट एंगल, 2013 का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ 2013 का, आपका होगा। हाँ मेरा जेई था 2013 में, ठीक है, चले देखते हैं, तो इस वैल्यू पर आय पर देखें तो एक और रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिस एंगल के लिए मिनिमम डेविएशन हो जाता है वहां पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या कि ये जो इंसिडेंट एंगल है इमरजेंस एंगल जितना होता है, तो काम की बात समझ आई कि दो रिजल्ट मिले, एक तो डेविएशन मिनिमम मिला और एक आइडिया मिला कि उस टाइम पर इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, समझ आया सबको, हाँ। अच्छा अब अगर मुझे पता चला कि यार इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल सेम होते हैं, देख रहे हो, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहती है कि अगर यहाँ से आपने 30 डिग्री पर एंगल पर डाला लाइट और कुछ रिफ्लेक्शन हुआ फिर बाद में 60 डिग्री पर निकली रे, तो अगर यहाँ से 60 डिग्री पर डालोगे तो फिर यहाँ पे कितने पे निकलनी चाहिए, 30 पे,
तो अगर मैंने यहाँ पर सिमिलर कुछ 30 पर डाला है और 30 पर निकला है, तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा होगा। डन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही इजीली स्नेल्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक और रिजल्ट मिलेगा, दैट R1 इज इक्वल टू R2 मिलेगा। समझ आया? हमें क्या रिजल्ट एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर? R1 इज इक्वल टू R2। और बहुत ही सिंपल वे पे लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ दोनों सरफेस पे लगा दो, तुरंत काम बन जाएगा। समझ आया? तो ये R1 इज इक्वल टू R2 हम लगा सकते हैं। चाहिए तो मिनिमम डेविएशन को थोड़ा बाद में कर सकते हैं, पहले हम दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब चाहिए तो मिनिमम डेविएशन को हम 4th नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम डेविएशन को हम 4th नंबर पे कर लेते हैं, पहले हम 3rd नंबर पे स्नेल्स लॉ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट बोथ सरफेस। तो देखें, एट सरफेस 1, एट सरफेस 1 बताएं स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या सिचुएशन हो जाएगी सरफेस 1 पर? याद है बताया था, N1 Sin sin I इज इक्वल टू N2 N2 sin R2 R1। अच्छा, याद हो मैंने बताया था कि N1 को तो मैंने एयर कंसिडर किया है, बट रियल में एयर नहीं कंसिडर किया है, मैंने रिलेटिव लिखने का ट्राई किया है। तो ये प्रिज्म का है, ये सराउंडिंग का है। समझ आया? ये क्या है? N सराउंडिंग, साइन I इज इक्वल टू ये क्या है? N प्रिज्म। ठीक है, इनटू साइन R1। तो यहाँ से हम रेशियो टाइप लिख सकते हैं, दैट साइन I ओवर साइन R, ये क्या रहेगा? ये रहेगा N2 बाई N1, N2 बाई N1, और उसे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? लाइक N प्रिज्म ओवर N सराउंडिंग। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? N प्रिज्म ओवर N सराउंडिंग। क्लियर? तो N सराउंडिंग हो गया, और इसी को हम बोल सकते हैं N रिलेटिव। तो ये सारी चीजें हम इसको एक साथ पे कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट सरफेस पे हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? स्नेल्स लॉ। सेकंड सरफेस पे देखें, एट सेकंड सरफेस, एट सेकंड सरफेस देखो, सेकंड सरफेस पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा N1 साइन R1 इज इक्वल टू N2 साइन इमरजेंस वाला होगा ना, E, और इस बार N1 की जगह पर कौन है? N प्रिज्म है। क्लियर? ये हुआ साइन R1, और यहां पर क्या आ जाएगा? N सराउंडिंग इनटू साइन E। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं इसे, तो क्या आएगा? उल्टा रिलेशन आएगा। तो उसे हम स्ट्रेट कर सकते हैं ना। तो इस बार मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रिज्म बाई NS चाहिए। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन E बाय क्या हो जाएगा? साइन R1 इज इक्वल टू, सेम आएगा N प्रिज्म ओवर NS। कोई डाउट इसमें किसी को? सर वो R1 होगा या R2 होगा? सॉरी, R2 होगा, माय मिस्टेक, R2 होगा, ये R2 है। तो ये सिचुएशन हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें क्या होगा। देखें, इन्हें कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग में देखें क्या सिचुएशन मिलेगी। देखो, दोनों का रिलेटिव कंपेयर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। मतलब मैं कभी भी प्रिज्म में क्या यूज कर सकता हूँ? साइन I बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन E बाई साइन R2। समझ आया मैं क्या रिजल्ट कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा था? ये। अब देखो, अगर I और E इक्वल हो गए तो क्या होना पड़ेगा? R1 और R2 को इक्वल R1 और R2 को सेम होना पड़ेगा। सो इफ I is equal to E, then R1 must be equal to R2। क्लियर? तो ये सिचुएशन होगी। तो अब 4th पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। क्या? मिनिमम डेविएशन।
क्लियर? प्रीवियस केस में किसी को कोई डाउट जो समझने में? स्नेल्स लॉ से हमने ये कैसे प्रूव किया कि R1 R2 सेम होंगे अगर I1 I2 सेम है, तो आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है इस चीज को, ठीक है? एज अ रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है? फॉर डेविएशन टू बी मिनिमम, क्लियर? डेविएशन टू बी मिनिमम क्या होना चाहिए? I मस्ट बी इक्वल टू E, ठीक है? तो हाँ ये सिचुएशन हमें होना चाहिए। तो देख लेते हैं डेविएशन, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? I प्लस E माइनस R1 हाँ R1 प्लस R2 E ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब दो मिनिमम अगर हमें चाहिए तो उसे क्या लिख सकते हैं? दो मिनिमम को I और I दोनों ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 2I माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन का ये फॉर्मूला टाइप बन जाता है, क्या होगा? 2I माइनस ए। मतलब समझो, क्या मुझे कुछ भी जानने की जरूरत है मिनिमम डेविएशन के लिए? नहीं। अगर मैं एक प्रिज्म ले लूं, उसका एंगल पता है, तो मैं बता सकता हूं कि किसी एंगल के लिए, सोचो 30 डिग्री के लिए व्हाट इज द डेविएशन, मिनिमम पॉसिबल डेविएशन। समझ आया क्या होगा मिनिमम पॉसिबल डेविएशन? 2I माइनस ए। ओके, अच्छा, कई बार पूछ लेता है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? इसका मतलब ए ऐड हो जाएगा डो मिनिमम के साथ, तो डो मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। समझ आए? आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई को इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। बताए, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके गुड। ये हुआ फोर्थ पॉइंट जिसमें हमने डेविएशन को रिलेट किया इंसिडेंट एंगल से। फिर एक और पॉइंट, फिफ्थ, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म से हमें रिलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करना है मतलब क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो लिख देते हैं यार, बहुत ही सिंपल है। चाहिए तो मतलब मैं पूरा ही लिख देता हूँ, n1 साइन r1 इज इक्वल टू n2 साइन, सॉरी ये i1 है और ये r1, ठीक? अभी अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट करना है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख सकते हैं? साइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n2 ओवर n1, ये क्या हो जाएगा? साइन i ओवर साइन r1। तो ये क्या बन गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? n प्रिज्म ओवर n सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन आई। देखो क्या होगा, आई को अभी जस्ट हमने लिखा था मिनिमम डेविएशन के टर्म्स में, क्या? दो मिनिमम प्लस ए बाई 2 लिखा था ये, और अपॉन R1। तो R1 और R2 तो इक्वल होते हैं, यहाँ पर हमने देखा R1 इज इक्वल टू R2। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना, R1 इज इक्वल टू, अगर R2 है तो बिकॉज R1 प्लस R2 क्या था? ए था। तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a बाई 2 आ जाएगा। दोनों इक्वल है तो दोनों हाफ हाफ होंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन a बाई 2। और ये थोड़ा याद रखना कि कैंसिल मत कर देना ये बाई 2। होगा क्या कैंसिल? नहीं। नहीं, साइन के अंदर लिखा हुआ है वो नहीं कैंसिल होगा। तो ये सिचुएशन हो जाती है हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ प्रिज्म माना जाता है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेविएशन से रिलेट करना। जब आप डीसी पढ़ने में सॉल्विंग करेंगे, एचसीवी में सॉल्विंग करेंगे, सेन गेज में सॉल्विंग करें, किसी भी बुक में सॉल्विंग करें, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी दिखेंगे आपको, ठीक है? तो बेसिकली, अच्छा, कुछ लोगों को याद है, किसी ने क्या क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या? इसका डेरिवेशन तो नहीं, बट क्लास 10th में ये फॉर्मूला लिखा होता है, नॉट एनसीईआरटी में, सेपरेट अगर कुछ बुक्स आपने यूज की हैं तो। किसी ने पहले ये कभी फॉर्मूला देखा था 10th में, प्रिज्म फॉर्मूला?
प्रैक्टिकल sir. में सब ओके लिखा ये फॉर्मूला आपने देखा होगा गारंटीड, ये सिर्फ इतना देखा होगा, डायरेक्टली लिखा रहता है ये फॉर्मूला, अगर याद हो, ये प्रिज्म के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन टर्म्स ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर? होगा। हाँ सर। ओके अभी ये तो था प्रिज्म, नॉर्मल प्रिज्म के बारे में बात। अब थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं ना। स्पेशल पॉइंट क्या है? फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म, समझ रहे हो? स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब क्या होना चाहिए? नियरली ए नियरली 10 डिग्री से भी कम हो। क्लियर? स्मॉल एंगल का मतलब तो समझ गए आप लोग हम क्या करने वाले हैं? क्या होगा? इसका मतलब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ थीटा जितना लिख सकते हैं। तो एन रिलेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? साइन 2m प्लस ए बाई 2 है, और साइन ए बाई 2 है, उसे हम क्या लिख पाएंगे? सिंपल 2 प्लस ए यस बाई यस, साइन हटा देंगे हम उसका। तो याद रखना कि नॉर्मली नहीं ऐसे करते, नॉर्मली प्रॉपर सॉल्व करेंगे वैल्यूज रख के, इस केस में हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया ए बाई 2। अब कट कर सकते हैं, साइन हट गया तो ये कट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये देखिएगा 2 मिनिमम प्लस ए बाई ए। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूँ तो n इंटू ए इज इक्वल टू 2 मिनिमम प्लस ए इस तरफ माइनस में जाएगा। तो देखो 2 मिनिमम का एक फॉर्मूला और आ गया इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें क्या पता हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो प्रिज्म का, और पता हो कि प्रिज्म बहुत ही छोटा है, तो उसका हम डेविएशन निकाल सकते हैं। समझ आया? और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। किसका? मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है ये। समझ आया फॉर्मूला क्या है? ए एन माइनस 1। डन? हाँ ओके तो ये डेविएशन का फॉर्मूला है अगर प्रिज्म बहुत ही थिन है। इसका एक स्पेशल पॉइंट और काम में आ जाता है। क्या? देखें, अगर मैं मान रहा हूँ कि प्रिज्म बहुत ही थिन है, मतलब ये जो एंगल है ये क्या है? बहुत ही स्मॉल है। समझ आया? तो देखें, इसको हम जैसे लेंसेज में यूज करते थे ना ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के लिए, उनके लिए भी हम कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सोचो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये प्रिज्म है। तो इस रे को ऐसे गया, लेट से ये रे इस तरीके से गई, अभी ये रे क्या होनी चाहिए थी? स्ट्रेट निकल जानी चाहिए थी, बट ओवरऑल इसमें दोनों सरफेस से डेविएशन आएगा, डो 1 प्लस डो 2, और वो डेविएशन लेट से कुछ इतना हो गया। समझ आया सबको? ये क्या चीज है? ये क्या है? डेविएशन। क्लियर सबको? यहाँ पर कौन है? ऑब्जर्वर है लेट से। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अच्छा, तो यार ऑब्जर्वर को क्या लग क्या रहा होगा? क्या लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पर। तो उसे लगेगा भाई कि इसका इमेज यहाँ पर है। तो मतलब बेसिकली प्रिज्म क्या कराया करेगा? अब इमेज को शिफ्ट कराएगा। समझ आया सबको? कि अगर कभी मैंने बीच में थिन प्रिज्म रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो समझ जाओ कि क्या हो जाएगा? इमेज शिफ्ट हो जाने वाला है। डन? हाँ अच्छा, कितनी शिफ्ट होगी? देखें, वर्टिकल शिफ्ट होगी, ये दिख रहा है ना, वर्टिकल शिफ्ट होने वाली है। तो ये वर्टिकल शिफ्ट कितनी होगी देख लेते हैं। वर्टिकल शिफ्ट, तो वर्टिकल शिफ्ट देखें, अगर मुझे पता हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एंगल है तो मैं दोनों को सेम मानूंगा, और मुझे ये एंगल पता है, लेट्स से ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। तो कुछ याद है? अगर मुझे ऐसे वर्टिकल आर्क निकालना है तो मैं r इंटू थीटा लिख सकता हूँ ना। समझ आया? हाँ आर्क चाहिए, वर्टिकल शिफ्ट मतलब मैं बोलता हूँ आर्क, इट इज वेरी सिमिलर एज आर्क। छोटा एंगल के लिए सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो आर्क को भी स्ट्रेट लाइन जैसा ही समझेंगे, और आर्क निकाल सकते हो आर थीटा से। ठीक, तो यहाँ पर बताओ आर मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? u, और थीटा क्या है यहाँ पर? minimum deviation. मिनिमम डेविएशन।
तो इसका मतलब अगर मुझे शिफ्ट चाहिए, वर्टिकल शिफ्ट चाहिए, तो मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से u a n माइनस 1। अच्छा बताओ, क्या ये मैं बड़े एंगल के लिए लगा सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। नहीं, क्यों? क्या प्रॉब्लम आएगी? ये आर थीटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना। आर थीटा से तो क्या आएगा, ये आर्क आएगा। अगर आप बड़ा आर्क ले लोगे तो फिर ये लाइन बहुत अलग हो जाएगी ना। छोटे आर्क के लिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज वेरी सिमिलर टू लाइन। क्लियर है? तो वर्टिकल शिफ्ट को आर्क जैसा बोल सकते हैं जब ये डेविएशन मिनिमम हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन शिफ्टिंग कहा जाता है कि प्रिज्म रखने से वर्टिकल शिफ्ट कितनी हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए इसका यूज बोर्ड्स में है, आपके एचएससी बोर्ड्स में इसका यूज होता है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, आगे हम वेव ऑप्टिक्स में बताएंगे कि कैसे बीच में प्रिज्म रख के ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया जाता है वर्टिकली। बट ये पॉइंट समझ में आया, यू क्या है? थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यार, यू क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम प्रिज्म। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? प्रिज्म एंगल। अच्छा, ये जो n है, मैं बार बार अब एन आर नहीं लिख रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि इस n का मतलब ये है हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मानेंगे। ओके, क्लियर? इसको हमेशा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ही समझेंगे। यूजुअली प्रिज्म आपको एयर में ही रख के देगा, बट इनकेस अगर वाटर में रखा है तो गलती मत कर देना, ध्यान देना थोड़ी सी। बताओ यार, ये समझ आया सबको अच्छे से? हाँ सर। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि सारे केसेस सबको समझ में आ गए हैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले? सबसे ज्यादा यूज होता है एक तो ये, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है, और दूसरा यूज होता है ये, क्या? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाना तो आपको आना ही चाहिए दोनों सरफेस पे यूजिंग स्नेल्स लॉ। ओके, चले, दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ यूज करना आना चाहिए। तो मैं एक बार पूरा डेरिवेशन दिखाता हूँ आपको, जिसको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो वो पूछ लेगा, ठीक है? तो मैं 1 मिनट के लिए सारा दिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो आप लिख भी सकते हैं। देखें, किसी को कुछ भी पार्ट नहीं समझ आए तो तुरंत पूछे। पहले ये 2 सेक्शन देख लेते हैं।
चले बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट इसमें बता सकते हैं? चले तो सॉल्व कर लेते हैं, चले देखें। लेट्स से फाइंड द डेविएशन of ray incident at or ray find the deviation of ray incident at 30 degree with the prism of refractive index √3. Clear? When number 1 prism angle is 30 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन प्रिज्म एंगल इज 5 डिग्री। तो दोनों केसेस के लिए सॉल्व करें। अच्छा 5 डिग्री के लिए आप समझ गए, डायरेक्ट बता सकते हैं ना? क्यों भाई? 5 के लिए डायरेक्ट, बट 30 के लिए थोड़ा सा देख के फिगर बना के चीजों को करना पड़ेगा। चले सॉल्व करें यार जल्दी से। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करें सब लोग। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। व्हेन द प्रिज्म इज हैविंग अ एंगल 30 डिग्री, और ये देखिए 30 डिग्री किसके साथ दी है? क्या ये आई है आपका? क्या आई 30 डिग्री है? नहीं नहीं, ये प्रिज्म के साथ एंगल दिया है, इसीलिए मैंने ट्राई किया कि जरूरी नहीं है आपको हर बार आई दिया हो। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आई इज नॉट 30 डिग्री, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान देना है, प्रिज्म के साथ का एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। सो अकॉर्डिंगली आई क्या हो गया फिर? 60 डिग्री। डन। चले सॉल्व करें फिर जल्दी से। क्या करना पड़ेगा इस बार? क्या कुछ दिया हुआ लॉजिक लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, पूरा सॉल्व करना बेस्ट रहेगा। समझ आया? हाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों सरफेस पे स्नेल्स लगा के ई निकालना पड़ेगा, फिर डेविएशन हम निकाल पाएंगे। बताओ टोटल डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो किसे क्या है, किसे याद है फॉर्मूला? I plus E प्लस ई माइनस ए। ओके, आई है हमारे पास, हाँ ठीक है, ए है हमारे पास, हाँ ई नहीं है। तो ई तो तब सॉल्व होगा ना जब दोनों सरफेस पे क्या लगा लेंगे हम? स्नेल्स लॉ। तो जल्दी से दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। इसका एन कितना गिवन है? √3। और जल्दी से चलो सब लोग जल्दी से सॉल्व करो, दोनों सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा के फाइनल आउटपुट चाहिए हमें। ओके, ई की वैल्यू कितनी आ रही है? किसी ने सॉल्व किया फाइनल? ई की वैल्यू 0 आ रही है ना सर? 0 आ रही है। रुके चेक कर लेते हैं यार थोड़ा सा, हाँ सर एग्जैक्ट पता नहीं, चेक कर लेते हैं। रुके रुके, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, देखे। अच्छा ये बताओ, क्या ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, क्या ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो कन्वीनियंट, वो फिगर में देखने के लिए मैंने ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये तो कैलकुलेट करके चेक करेंगे ना कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी या नहीं। ऐसा नहीं बोल देना कि सर सब फिगर में तो आप हॉरिजॉन्टल बना देते हो। ये मैं एक स्टैंडर्ड ड्राइंग ही बना रहा हूँ, समझ गए ना आप?
जरूरी थोड़े ना है कि डेविएशन इतना ज्यादा होगा कि हॉरिजॉन्टल होगी, हो सकता है इतना ही हो। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो इसको हॉरिजॉन्टल नहीं समझ लेना है, मैंने अभी फिगर में बना दी है। चले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r1। कोई डाउट यहाँ पर? n1 एयर है, साइन i कितना है 60 डिग्री, n2 कितना है √3 है साइन r1। तो ये क्या होगा, साइन 60 मतलब √3/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से r1 की वैल्यू? 1/2। हाँ, साइन r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और मुझे पता है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू है 1/2? r1 में साइन में 30 डिग्री की। ओके गुड, तो r1 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अच्छा अभी समझो यार, हमें r1 आ गया कितना 30 डिग्री, तो r2 कितना हो जाएगा, क्या यूज करेंगे? R1 1 A plus equal to R1 plus r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a। तो A. इसका मतलब क्या हो गया, r1 30 डिग्री है, r2 हमें चाहिए, a कितना है 30 डिग्री है, तो r2 कितना आ गया 0. 0 डिग्री। अरे भाई अब r2 0 आ गया तो सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लगा दो। और क्या बताया था, 0 आ गया तो क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। देन आपको पता है कि अगर कोई रे नॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो स्नेल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, कैसे निकल जाएगी, नॉर्मल ही निकल जाएगी। तो देख रहे हो मैंने डायग्राम गलत बनाया हुआ है, ये रे कैसे आने वाली है, इस पर नॉर्मल आने वाली है। मतलब अब फिगर तो ठीक है चलेगा, मतलब आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। फिगर फिगर कुछ ऐसा आना चाहिए, ये ऐसे आके फिर इस सरफेस पे ऐसा नॉर्मल आनी चाहिए ये रे, समझ आया? इस तरीके का सेटअप हुआ है। क्लियर सबको? हाँ सर. हाँ तो सर। वही मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचे कि जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। नॉर्मल आई है तो फिर विदाउट डेविएटेड सीधे ही निकल जाएगी। ओके ठीक है, तो देन E इज इक्वल टू क्या होगा, E मस्ट बी 0। अच्छा E मस्ट बी 0। अब इसके बाद बताओ भाई फिर डेविएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेविएशन? 30 डिग्री। हाँ, कोई टेंशन ही नहीं है। टोटल डेविएशन अगर हमें चाहिए तो हमें पता है टोटल डेविएशन क्या हो जाता है, डो टोटल I प्लस E माइनस A। डन। I कितना है 60 डिग्री, E कितना है 0, माइनस A कितना है 30 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा डेविएशन का 30 डिग्री। क्लियर सबको, समझ आ गया भाई? क्वेश्चन समझ आया कैसे दोनों सरफेस पे स्नेल्स यूज किया और बाकी सारी चीजें? हाँ सर। चले गुड। सेकंड केस सॉल्व कर लेते हैं, ये तो था फर्स्ट केस, सेकंड केस सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में कितना एंगल है 5 डिग्री, प्रिज्म एंगल कितना है 5 डिग्री। तो अगर छोटे एंगल का प्रिज्म है तो मैं डेविएशन डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। क्लियर? सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा व्हेन a इज स्मॉल, स्मॉल लेट्स से गिवन कितना है, a कितना है 5 डिग्री। तो डेविएशन की टेंशन लेना नहीं है, मिनिमम डेविएशन होगा उस समय कितना हो जाएगा a 8 टाइम्स n माइनस 1। तो आंसर आएगा डो मिनिमम 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अच्छा ये डो डिग्री में होगा या किस में होगा, रेडियन में? रेडियन में। नहीं भाई, ए जिसमें रखोगे उसमें आएगा ना आंसर। तो अभी किस में आ रहा है ये डो मिनिमम, ये अभी किस में रहेगा, डिग्री में रहेगा ना, क्योंकि हमने ए को किस में यूज किया हुआ है, डिग्री में यूज किया हुआ है। ओके तो दोनों चीजें सबको समझ आई, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 5 इंटू ये √3 को 1.73 माइनस 1। क्लियर? सो क्या आएगा 5 इंटू 0.732
और मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हैं। समझ आया? हाँ ओके, चले ठीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आ रहा है प्रिज्म का किस तरीके से सॉल्विंग कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आंसर करेंगे सब लोग चैट बॉक्स में, ट्राई करेंगे सब लोग। देखिए देखिए सिचुएशन क्या है। ये अभी यहाँ पर मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन जो ऐड कर रहा हूँ वो सिंपल वाला ऐड नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो मैंने फॉर्मूले वाली चीजें बता दी हैं, ये डीसी पढ़ने में से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं इनके क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको डो दे दिया, ए दे दिया और बार बार यही एनआर पूछ रहे हैं, या प्रैक्टिस शीट में से कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्टली कुछ केसेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रिज्म में पर्टिकुलर केसेस काम में आने वाले हैं। जो मैंने प्रिज्म के टाइम पे बताया था, क्या बताया था कि हमें प्रिज्म एंगल के बारे में सोचना है कि प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए जिससे गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लाइट रे क्या हो, इमर्ज ना हो, सॉरी मतलब सेकंड सरफेस से इमर्ज ना हो, मतलब कहाँ पर आ जाए, इंसिडेंट इनसाइड जो है TIR हो जाए। मतलब ये कि हम आई की वैल्यू कैसे चूज करें, आई की वैल्यू हम किस तरीके से चूज करें कि फॉर अ गिवन एन, एन हमें पता है, एन हमें पता है, हमें ये पता हो कि किस सिचुएशन में रे बाहर नहीं जाएगी, क्या कर जाएगी, TIR हो जाएगा। तो TIR होगा, इसका मतलब ये R2 कैसा होगा, C जितना होगा, और ये रे कहाँ आएगी, मिनिमम तो यहाँ से निकल ही जाएगी, इसके बाद कोई भी केस होगा तो वो अंदर आ जाएगी। तो थॉट क्वेश्चन समझ आया? कब हाँ ऐसा सर। होगा, व्हेन व्हेन बताओ हाँ, कब होगा, व्हेन R2 इज ग्रेट एंड क्रिटिकल एंगल। यस ग्रेटर देन और इक्वल टू भी काम बन जाएगा, C होगा, ठीक। हाँ अच्छा, तो इसका मतलब सिचुएशन क्या होगी, TIR हो जाएगी और ये कंडीशन काम में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, हमें चाहिए पूरी रेंज कि प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए, हमें ये चाहिए कि प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए कि TIR हो जाए। अच्छा देखें, तो TIR के लिए आप फील करो कि अगर R2 की मिनिमम वैल्यू, अगर R2 की मिनिमम वैल्यू C से ज्यादा है तो ऑल रिमेनिंग वैल्यू C से ज्यादा होंगी। हाँ If R2 की minimum value is greater than C, then all remaining क्या होगा, all remaining R2 must be greater than C होगा। क्लियर, समझ आया ये चीज? अगर मैंने R2 की मिनिमम वैल्यू को ही C के बराबर कर दिया तो बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी हमेशा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सी से ज्यादा। हाँ, C से ज्यादा ही होगी। तो मतलब मुझे क्या लॉजिक लेना है, मुझे R2 को मिनिमम लेके चलना है। अच्छा, सोचो अगर R2 को मिनिमम ले लिया हमने तो R1 क्या होना चाहिए, मैक्स। मैक्स होगा। समझ आया? क्योंकि दो चीजों का समेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो बिकॉज
R1 plus R2 मस्ट भी क्या होगा, A इज अ कांस्टेंट थिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वैल्यू मैंने मिनिमम ले ली तो इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए फिर, मैक्स। अच्छा, अब बताओ R1 मैक्स करने के लिए I को क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा I होगा उतना ज्यादा तो R1 होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा क्या, फॉर I सॉरी फॉर R1 टू बी मैक्स क्या होना चाहिए, I भी होना चाहिए क्या, मैक्स। अच्छा बताओ I मैक्सिमम कितना पिक कर सकते हैं हम, I मैक्सिमम पिक कर सकते हैं कि यार इस सरफेस पर बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे जस्ट इंसिडेंट करे रे, मतलब नियरली 90 डिग्री तक कर सकते हैं ना। और फिजिक्स में हम हमेशा लिमिटिंग कंडीशन लेते हैं, 90 डिग्री कर दोगे तो ऑफकोर्स ये निकल जाएगी, अंदर ही नहीं जाएगी। बट 90 से थोड़ा सा भी कम किया आपने, 89.9999 भी किया तो ये अंदर जाएगी ना रे, जाएगी। विद मैक्सिमम आई। तो इसका मतलब ये है कि आई की मैक्स सुटेबल वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री। समझ आया। हाँ तो इसकी ट्रिक समझे, क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। अच्छा ये एक स्पेशल केस है, दिस इज नॉट जस्ट एग्जांपल, ये आपको एज अ रिजल्ट याद करना पड़ेगा। वो रिजल्ट मैं समझाता हूँ क्या, कि मुझे TIR करवाना है, हमें चाहिए कि रे बाहर नहीं निकले। तो हमने क्या बोला कि जो R2 है वो C से ज्यादा होगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है सही है। अब मैंने क्या किया, सोचो R2 तो बहुत रेंज होगा, जितना I रखोगे उतना R2 आएगा ना। तो R2 का अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी C से ज्यादा हो गया तो ऑल रिमेनिंग वैल्यू तो C से ज्यादा ही होगी ना। तो मतलब R2 मिनिमम के लिए सॉल्व कर दूं, बाकी तो TIR हो ही जाएगा। तो अगर मैंने R2 मिनिमम रखा तो मुझे R1 क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और R1 मैक्सिमम के लिए I कितना चाहिए, मैक्सिमम 90 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम I 90 डिग्री के लिए सॉल्व कर दें तो क्वेश्चन हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चले सॉल्व कर देते हैं I 90 डिग्री के लिए, स्टार्ट करें सॉल्व करना फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस देखें क्या हो जाएगा, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R1। क्लियर सबको ये, n1 क्या है 1, sin I कितना है 90 डिग्री, n2 कितना है, ये प्रिज्म का एंगल है, ये तो हमें इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बनाना है, sin R1। क्लियर। तो sin R1 कितना आ गया, 1/n। 1/n आ गया, ठीक है। थोड़ा सा काम हमारा बन गया, sin R1 आ गया 1 ये। अच्छा इसका मतलब ये है, मैं लिख सकता हूँ कि R1 कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/n। अच्छा R1 अगर ये है तो R2 बता सकता हूँ ना, R2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्या होता है, A A। तो R2 कितना हो जाएगा, माइनस A माइनस R1, मतलब A माइनस ये जो भी एंगल आएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1/n। क्लियर। कुछ याद आ रहा है ये साइन इनवर्स R1 ये क्या चीज है, सी। ये क्या है, इनडायरेक्टली C है ना, ठीक। सो इनडायरेक्टली मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये क्या है, C। ओके। अच्छा देखो R2 क्या होना चाहिए, हमने ये जो R2 सॉल्व किया ये R2 क्या है, एकदम मिनिमम। मिनिमम है। अगर ये ही किससे ज्यादा हो गया, C के ज्यादा या C के बराबर हो गया तो बाकी तो काम बन ही जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा फॉर TIR, हमने ऊपर ही लिख दिया था फॉर TIR क्या होना चाहिए, R2 मस्ट बी ग्रेटर देन C। सो R2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। तो R2 को क्या हमने लिखा, A माइनस C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू C। मतलब A मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन 2c। क्लियर। समझ आया सबको। हाँ तो ये केस हो गया हमारा एज अ रिजल्ट, इसको रट लेना है। जब क्रिटिकल एंगल का डबल हो जाएगा क्या, प्रिज्म एंगल, उस केस में क्या होगा, टोटल TIR
हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में पूछेगा तो सी हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आया यार सबको? ये रिजल्ट याद रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए कि लाइट रे इमर्ज ही नहीं होगी। ठीक, तो सपोज एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव, अच्छा क्वेश्चन ही दे देते हैं, पहले ये रिजल्ट याद हुआ बताओ, याद रहेगा? इसको एज अ रिजल्ट पूरा याद रखना है। एग्जांपल वाइज देख लेते तो आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बेसिक एग्जांपल्स को स्किप कर रहा हूं, वो जो एन वाले फॉर्मूले के हैं वो आप लोग आज ही, बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करें चीजों को, आज ही वो सारे एग्जांपल किसके, प्रिज्म के, आप लोग सॉल्व कर ले। प्रिज्म के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। चले वापस आते एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो दो केसेस के लिए मैंने आपसे पूछ लिया हुआ है, ठीक है, दो केसेस के लिए। बताएं क्या हो जाएगा। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस बताएं कब इमर्ज नहीं होगा, व्हेन, बताएं भाई, व्हेन ए इज greater than or equal to टू सी, C. और सी कैसे निकाल सकते हैं? साइन इनवर्स यस, इट इज अ क्रिटिकल एंगल, साइन इनवर्स 1/n। रख दो यार 1/n की वैल्यू, कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/n कितना है, 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री, 30 डिग्री की, तो 2 इंटू 30 डिग्री, क्लियर। तो क्या होना चाहिए फिर? ए मस्ट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री। 60 डिग्री। मतलब अगर ए 60 डिग्री से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, इसमें रे बाहर ही नहीं निकलने वाली। समझ आया? कोई सी भी रे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने तो 90 डिग्री के लिए चेक कर लिया था। तो आप सोचो एक ऐसा प्रिज्म बना दो, आप देखना, आप समझ नहीं रहे हो कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये इस रिजल्ट की वैल्यू आपको समझाना चाहता हूँ। इतना सही चीज आपको दिखेगा कि आप एक प्रिज्म ले लो जिसका एंगल 60 से ज्यादा है, ठीक, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपने 2 जितना कर दिया, तो जब आप लाइट रे इस सरफेस पे कैसे भी टॉर्च लगाओ, इस सरफेस को आप कोट कर दो, लाइट कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। समझ आया? इस सरफेस से लाइट कभी बाहर निकल लेगी क्या? नहीं निकलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि आप इधर से देख ही नहीं पाओगे इसे,
कहां से देख पाओगे लाइट को? वापस इधर से ही रिटर्न आएगी। समझ आया? ये सरफेस एकदम रिफ्लेक्टिंग का काम करने लग जाएगा। अच्छा, प्रिज्म और टीआईआर पे भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने टीआईआर में आपको कराए हैं। प्रिज्म पे अगर इधर मिरर बना दिया या मिरर नहीं भी बनाया तो टीआईआर की सिचुएशन करा दी, ठीक है? तो वो मैंने टीआईआर में भी करवाए हुए हैं। सेकंड केस बताएं। सेकंड केस जब ये मीडियम में रखा हुआ है तो समझ आया? कुछ याद आया? क्या बताया था हमने? क्या समझाया था कि कभी अगर मीडियम बदल जाए तो हमेशा एन कैसा लेते हैं? रिलेटिव रिलेटिव टू द मीडियम। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एन प्रिज्म ओवर एन सराउंडिंग। एन प्रिज्म कितना है? 2। सराउंडिंग कितना है? 3। √3। समझ आया सबको? हाँ, तो क्या आ जाएगा इसका मतलब आंसर? 120 डिग्री। गुड। 1/n की वैल्यू कितनी है? √3/2। एक सेकेंड, 2/√3 है, तो ये ऊपर क्या आएगा? √3/2 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और 60 × 2 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो जब ए 120 डिग्री से ज़्यादा होगा तब जाके वो रे वापस नहीं आएगी। अगर मीडियम 120 डिग्री, समझ गए ना? लगभग ऐसा टाइप का प्रिज्म। क्लियर सबको? हाँ। तो थॉट समझ आया? क्वेश्चन समझ आया चीजों में? ये केस याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। प्रिज्म से कब रे बाहर नहीं निकलेगी। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। इस बार हमने आपसे क्या पूछा हुआ है? डेविएशन क्या करना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम करना है। तो कुछ याद आ रहा है? डेविएशन मैक्स का कोई ऐसे मैंने फॉर्मूला बताया क्या आपको? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब हमें कहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा? एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। तो बताओ यार, स्टार्टिंग से डेविएशन क्या होता है? बताए फॉर्मूला डेविएशन का? I प्लस ई माइनस I प्लस ई माइनस ए। क्या ए को डिस्टर्ब कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं। तो किन्हें डिस्टर्ब करना है हमें? आयन। अच्छा, अगर ये दोनों मैक्स हो जाए तो काम बन जाएगा ना मैक्सिमम डेविएशन। हाँ। हाँ, फॉर दो मैक्स क्या होना चाहिए? ये भी मैक्स बन जाए और ये भी मैक्स बन जाए, काम बन जाएगा। हाँ। अच्छा, तो बताओ क्या ई आप बैलेंस कर सकते हो क्या? ई चूज कर सकते हो क्या आप? नहीं। हम नहीं, क्या कर सकते हैं? आई। I को तो हम चूज कर सकते हैं फॉर दो मैक्स। आई क्या होना चाहिए? मैक्स। और कितना मैक्स चूज कर सकते हैं? 90 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 90 डिग्री के लिए ई को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि दोनों को 90-90 चूज कर लिया। ओके, अगर आई आपने चूज कर लिया तो देन ई मस्ट बी सॉल्व्ड। ई मस्ट बी सॉल्व्ड। क्लियर? आप ई को 90 डिग्री नहीं सीधे मान सकते हैं। क्लियर है?
क्योंकि आपने आई को माना हुआ है ना 90 डिग्री, तो ई को सॉल्व करेंगे। ई को ऐसे 90 एज्यूम करके मत कर देना कि ओके 90 प्लस 90 माइनस ए कितना है 60 डिग्री, आंसर हो गया। ऐसे करेंगे क्या आंसर? नहीं, सॉल्व करेंगे हम। अगर हमने आई एज्यूम किया है तो ई को हम सॉल्व करके लेके आएंगे। यार सॉल्व करना पता है ना, जल्दी से कर दो, क्या आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सरफेस लगाएं। फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r1। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू ये कितना है 2 इंटू साइन r1, कितना हो जाएगा r1 30 डिग्री। अब बिकॉज r1 प्लस r2 कितना है a, ए देन r2 कितना हो जाएगा 30 a डिग्री। माइनस r1, मतलब क्या 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो बहुत ही अच्छी चीज समझ आई, डायरेक्ट नहीं बोल देना ई 90 है, बट सॉल्व करने में देखो R1 और R2 तो सेम आ गए। कुछ याद आ रहा है R1 R2 किस केस में सेम आते हैं? आई को डेविएशन में यस यस, क्या हो जाएगा व्हेन i इज इक्वल टू ई ई। तो साइड में लिख लो, वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2 आ गया 30 डिग्री, देन i मस्ट बी इक्वल टू ई। ये मस्ट बी वाली कंडीशन है, बट स्टिल हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। हम लोग सेकंड सरफेस पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेकंड सरफेस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखें सेकंड सरफेस पे क्या हो जाएगा, n1 क्या होगा, अंदर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा 2 इंटू साइन r2 इज इक्वल टू बाहर क्या है एयर इंटू साइन ई। ठीक है, 2 इंटू ये क्या होगा साइन r2 30 डिग्री है, 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। सो ई की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। बाई सॉल्विंग आई है ये। ठीक है, तो ऐसे कभी एज्यूम मत कर लेना कि नहीं ई आई को हमने मैक्स ले लिया तो ई भी मैक्स होगा। ये जस्ट हमने एक सॉल्व किया है कि फॉर अ पर्टिकुलर आई क्या होगा। क्लियर? हाँ सर। सर पर वो जैसे मिनिमम डेविएशन का हो गया, क्या? मतलब सर R1 इज इक्वल टू R2 आया तो मिनिमम हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैक्स वैल्यू है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ मतलब हाँ देयर इज नो डिफरेंस। सपोज इसका मिनिमम डेविएशन पॉसिबल है 50 डिग्री, तो इसका मतलब 50 डिग्री से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, और हाँ 50 डिग्री से मिनिमम भी पॉसिबल नहीं है इसमें से। तो ये एक सिचुएशन हो जाएगी कि उसका मैक्स और मिनिमम दोनों जो है पॉसिबल डेविएशन उतना ही है। ओके। हाँ सर। हम्म, अच्छा डेविएशन का ये वाला तो थिन प्रिज्म वाला मैंने करा ही दिया। थिन प्रिज्म का डेविएशन आपको याद है? कि हाँ थिन प्रिज्म का डेविएशन ए n-1 n-1। हाँ, चलिए तो ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी क्लियर हो गई हैं। अब कुछ प्रिज्म की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे एक प्रिज्म होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? देखें, एक होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखिए टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्यों है? प्रिज्म में से रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला है, बट उसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब देखें क्यों। आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ए किससे ज्यादा हो, अगर 2c से ज्यादा हो तो काम बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग होने लगेगा ना। हाँ अच्छा, अब अच्छी बात है कि यूजुअली अगर मैं बात करूं, यूजुअली क्रिटिकल एंगल सी, और मैं पूरा लिख देता हूं, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास
एयर सरफेस कितना होता है, किसी को याद है यूजुअली ग्लास एयर के लिए? 42 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नियरली ये क्या होता है, यूजुअली क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस इज 42 डिग्री। सो इफ A is greater than 2C means कितना हो जाए, A is greater than 42 का डबल 84। 84 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, देन सेकंड सरफेस पे क्या होगा, TIR। क्लियर? हाँ और किस रे के लिए, किसी भी रे के लिए, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम 90 डिग्री तक के लिए सॉल्व कर दिया था, तो किसी भी रे के लिए TIR होगा। तो बताओ व्हाट डू यू थिंक सबसे सुटेबल सेफर प्लेस क्या होगा, ए की वैल्यू हम क्या ले लें, 84 से ऊपर वाली अच्छी वैल्यू क्या है, 90 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री ले ले तो कभी भी हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा वो। समझ आया? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब ये होगा, सो मोस्ट सुटेबल क्या हो जाएगा फॉर दिस केस will be right angle isosceles prism। clear? हाँ मतलब अगर हमने एक ऐसा प्रिज्म चूज किया जिसके का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो अगर रे इसमें से जाएगी तो क्या सेकंड सरफेस पे ऐसे ऐसे जाएगी क्या, नहीं, वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से बनाता हूँ और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। ये भी एक प्रिज्म है, समझ आया सबको? हाँ। अच्छा, ये प्रिज्म एंगल है क्या, नहीं नहीं। दो स्लैंट सरफेस के बीच को बोलते हैं, मतलब ये प्रिज्म एंगल है। ठीक, तो इसका मतलब अगर रे हमने एक स्लैंट सरफेस पे रे डाली, अभी तो ये परपेंडिकुलर जा रही है तो स्ट्रेट हो जाएगी, बट क्या किसी दूसरे सरफेस से निकलेगी क्या, नहीं, TIR होगा हमेशा। हमेशा एक सरफेस पे इस पे TIR ही होने वाला है, कैसे भी ले लें इस प्रिज्म को, आप कैसे भी पकड़ें। इसलिए इस प्रिज्म को क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, लेट्स से रे यहाँ पर आई तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस सरफेस से, और अगर यहाँ पर देखें तो फिर से एक TIR होगा, ये हो जाएगा। तो देख रहे हो इसे कितना इंपॉर्टेंट काम है। इस प्रिज्म को एज अ क्या यूज कर सकते हैं, मिरर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आयरन मैन 2 देखी हो, तो जब वो अपने कोर को, जो पैलेडियम कोर था, सिंथेसाइज कर रहा था, तो याद है उसने एक टनल टाइप बनाई थी, वहां पर रिफ्लेक्ट करने के लिए वो कोई मिरर नहीं लगाता है, आप देखें वहां पर वो प्रिज्म यूज करता है। किसी को याद आ रहा है वो सीन? हाँ सर। आयरन मैन 2 में जब वो सिंथेसाइज करता है अपने उस मटेरियल को, तब वो जो एक रे सेटअप बनाता है, तब वहां पर वो, आप नोटिस करो, प्रिज्म नहीं यूज कर, सॉरी, मिरर नहीं यूज करता है, क्या यूज करता है, प्रिज्म यूज करता है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ये सिंपल सी बात है कि दो केसेस में इस टाइप पे हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें 90 डिग्री पे चाहिए तो हम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और अगर 180 पे चाहिए तो ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना स्पेशल क्यों है, क्या मिरर से आप ऐसा कर सकते हो, एक मिरर से नहीं कर सकते। अगर आपने एक मिरर लगाया और लाइट आपने यहाँ पर डाली, तो वो लाइट कहाँ पर जाएगी, यहीं पर उस फोकस होगी ना वापस। बट प्रिज्म में क्या होगी, अगर आप एक बड़ा सा प्रिज्म लेंगे, मतलब 90 डिग्री का, तो क्या सिचुएशन होगी, अगर लाइट रे आपने यहाँ डाला तो आप यहाँ पर ला सकते हैं लाइट रे। क्लियर? तो ये थोड़ा सा सिनेरियो, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हाँ, अब ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैं एक मिरर ऐसे रख दूंगा,
फिर एक मिरर ऐसे रख दूंगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, वैसे भी काम बन जाएगा, ठीक है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि एक अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है तो प्रिज्म यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि प्रिज्म क्यों यूज किया, मिरर क्यों नहीं यूज किया? ये क्यों नहीं यूज किया 90 डिग्री के लिए? प्रिज्म क्यों यूज किया? 100% रिफ्लेक्ट होता है। वेरी गुड, 100% रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब होगा। और सोचो हमारे पास एनर्जी की इतनी क्राइसिस है कि हमें मतलब 99.9 में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें बिल्कुल 100 ही चाहिए। तो क्या यूज करना पड़ेगा? TIR वाली सिचुएशन। समझ आया भाई दोनों केसेस? बताया यार, ओके है, प्रिज्म समझ आया? हाँ सर। ओके हाँ गुड। कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिल सकते हैं, पूरा रे सेगमेंट भी रिफ्लेक्ट होने को दिख सकता है आपको। कैसे? सपोज देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है AB, या सोर्स है, कुछ भी ऑब्जेक्ट मतलब लाइट ऑफ सोर्स। तो क्या होगा, रे पहले यहाँ पे आएगी, ठीक। और अभी मैंने बताई कि जो रे बेंट होगी नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगी, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी इस सरफेस पे। 90 डिग्री वाले प्रिज्म की खास बात क्या है कि ये जो है लाइट पहले एक रिफ्लेक्शन लेगी फिर बाहर इमर्ज होगी। डन। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी फिर इमर्ज होगी। अच्छा, सेम इसके साथ भी होगा, ये रे भी पहले क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी फिर इमर्ज होगी। तो जरा पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न नोटिस करें, क्या दिख रहा है कि A पॉइंट वाली रे कहाँ पहुंच गई है? यहाँ पर। और B पॉइंट वाली रे कहाँ आ गई है? नीचे। इसका मतलब इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा दिखेगा? इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है। तो ये जो प्रिज्म है, इनको हम, ये जो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, कौन सा? 90 डिग्री वाला टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, मतलब ये 90 डिग्री वाले जो प्रिज्म है, इनके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूजेस। जैसे मैंने ये बताया एक यूज, और एक यूज ये हो जाता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने के लिए। क्लियर? तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिवाइसेस में जहां पे इमेज उल्टा मिलता है, क्या लगा देते हैं वहां पे? एक ये वापस से इमेज को क्या कर देता है? सीधा कर देता है। तो इसका सबसे अच्छा यूज क्या है? फ्लिपिंग द इमेज। क्लियर? सर, मतलब ये प्रोजेक्टर्स में होता है क्या? हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वहां पर क्या सिचुएशन होती है कि लेंसेज से इमेज कैसा मिलता है? इन्वर्टेड मिलता है। तो प्रिज्म लगा के वापस उसे क्या कर देते हैं? सीधा कर देते हैं। क्योंकि अच्छी बात क्या हुई, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, देख रहे हैं? हाँ। तो तो सिचुएशन समझ आई कि फ्लिपिंग एन इमेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, कोई लाइट का कुछ परसेंटेज लॉस हो रहा है क्या? नहीं। हाँ। तो और ये रैंडम नहीं होगा कि आप किसी भी एंगल पे सोचो, आप ऐसे डाल दो पैरेलल रे तो ऐसे निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक स्पेशल केस के ही लिए ही होगा, व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द डायगोनल सरफेस। डायगोनल सरफेस, ओके। तो अगर ये जो डायगोनल है ये 90 डिग्री है, ये दोनों, थोड़ा सा इस फिगर में 90 बना नहीं है, मतलब अब क्या करें, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि ये 90 डिग्री है, और डायगोनल सरफेस के जब पैरेलल आएगा तो ही हम ये कंडीशन देखेंगे, ये डायगोनल है। क्लियर? सो दिस इज यूज्ड टू इन्वर्ट और erect an image,
बेसिकली फ्लिपिंग के लिए काम आता है। बताए कोई डाउट इसमें? अच्छा अच्छा, एक चीज समझना है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब कुछ, ये हम क्या कर रहे हैं, लाइट रे पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे जब आप आज प्रैक्टिस सॉल्विंग करेंगे तो प्रिज्म में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक होगा जो नॉर्मल रे ऑप्टिक्स और एक होगा कलर से रिलेटेड। एक किससे रिलेटेड होगा? कलर, वेवलेंथ, लेम्डा, फ्रीक्वेंसी, इन सब से रिलेटेड होगा। ये वाला आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये हम किस में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेसिकली एक प्रोसेस होती है प्रिज्म की जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्या कि व्हाइट लाइट इससे जाएगी तो क्या होगी, ये अपने कलर से आ जाएगी। ओके, हाँ विप ग्योर पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये वाले क्वेश्चन नहीं करना है आपको, जिसमें भी कलर वलर आ जाए वो नहीं करने हैं, सिर्फ क्या करना है जो अभी हमने रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड बताया हुआ है। कलर वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चले तो कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं अभी इस पे, अभी टाइम है हम पे तो कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं। चले देखिए, यहाँ पर हम एक नया टर्म सीखेंगे, क्या, बाई प्रिज्म। क्या लगता है बाई प्रिज्म क्या है, क्या होगा बाई प्रिज्म का मीनिंग क्या है? यहाँ पर जैसे बाई कॉन्वेक्स इस टाइप पे था, तो बाई प्रिज्म मतलब क्या होना चाहिए? सीधा और उल्टा। हाँ, दो प्रिज्म यहाँ पर यूज हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो बाई प्रिज्म का सिंपल मीनिंग ये है, एक प्रिज्म लेट से अगर ये है तो एक प्रिज्म उसमें और यूज करेंगे। दिस इज अ फेमस बाई प्रिज्म। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के रखना है, याद करके रखना है। ये क्या है, एक बाई प्रिज्म है। समझ आया बाई प्रिज्म? हाँ सर। अच्छा, बाई प्रिज्म में जो है इसी को प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ये वाले को, क्योंकि जो हम उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं वो ये वाले मानते हैं। जैसे हमने इस प्रिज्म के लिए 90 डिग्री के लिए इन दोनों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना था और ये डायगोनल बन गया था, तो प्रिज्म एंगल था ये। लेकिन बाई प्रिज्म के लिए हम एक फ्लैट रखते हैं और एक स्लैंट रखते हैं। इस फ्लैट और स्लैंट वाले को क्या मानते हैं, रिफ्रैक्टिंग। तो ये बन जाता है हमारा क्या, प्रिज्म एंगल। समझ आया? अब बताओ फोकस मतलब क्या है, क्या लगता है फोकस कैसे डिफाइन होता है? व्हाट वी कॉल द फोकस। फोकल लेंथ तो समझेंगे ना तभी। फोकस किसे कहते हैं? where रेस all light rays converge. लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज? रिफ्लेक्ट। नहीं नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। क्या डेफिनेशन होती है? व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे कोइंसाइड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब आपको ये करना है कि ये रेज कहाँ पर आने वाली है। अच्छा, तो बताओ पहला सरफेस फ्लैट है, क्या ये रे कोई डेविएट होंगी? नहीं, ये रे ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इस सरफेस पे? नॉर्मल. नॉर्मल बना देंगे। ठीक है, इस सरफेस पे हमने नॉर्मल बना दिया। ये किसका काम करेगा, इंसिडेंट एंगल का। तो रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे। अवे. अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मतलब ये रे ऐसे इस किसी पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी। तो
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फोकस। समझ आया? तो बेसिकली एक बाई प्रिज्म किसके जैसा काम करता है? लेंस। लेंस के जैसा काम कर सकता है, एक कन्वर्जिंग मटेरियल के फॉर्मेट में भी काम कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्लियर? हाँ। डन। इमरजेंस एंगल बेसिकली ई बन जाएगा। तो अब यार सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में कोई टेंशन है क्या? क्या करेंगे? एट सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, सेकंड सरफेस। चलो बताओ सेकंड सरफेस क्या लिखेंगे? n n1 into sin r2 is equal to n2 into sin e। n1 क्या होगा? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? हाँ। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, चलो मान लेते हैं दिया है क्वेश्चन में कुछ। लेट्स से n is equal to दिया है √2। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ √2। अब बताओ साइन r2, ये पता है क्या हमें? ये हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। क्या कुछ याद है? r1 प्लस r2 क्या होना चाहिए? ए a। r1 कितना है यहाँ पर? 9। आई। नहीं, r1 कितना है? r1 फर्स्ट सरफेस का 90 90 डिग्री। मार खाओगे यार। 0 जीरो नॉर्मल से लेते हैं ना, 0 ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दो, r1 कितना है? 0 डिग्री है। ये 0 प्लस r2 इज इक्वल टू कितना? a। तो r2 कितना आ गया? ए ये कितना? टेंशन है क्या? यहाँ से मैथमेटिकली भी देख लो ना, ये 90 है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा ना, मतलब किसके जितना होगा? a जितना होगा ना वो। समझ आया? हाँ। तो r2 किसके जितना होगा? a के जितना होगा। इज इक्वल टू n2a इंटू साइन ई। कितना a? 30 डिग्री। क्लियर? तो ये हो गया 30 डिग्री। देखो क्या होगा, साइन 30 डिग्री √2 इंटू ये साइन 30 डिग्री 1/√2, सॉरी 1/2। तो कितना आ गया? 1/√2 आ गया, मतलब ये कितना आ गया? 45 डिग्री। कोई डाउट किसी को? तो ई आ गया 45 डिग्री। अब बताओ, हमने आपसे एक और चीज पूछी है। हमने पूछी है पहले कि ये जो रेज हैं ये फोकस से कितना एंगल बनाएंगी, ये भी आपसे पूछा है मैंने। बताओ ये एंगल कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्री है, लगानी है सिर्फ, बताएं। बताएं एंगल सस्टेन बाय रेज कितना होगा? ज्योमेट्रिकली देखना है भाई। ये कितना हो जाएगा? 2। 90 माइनस ई। हाँ, ये डो नहीं होगा, ये 90 माइनस ई होगा ना। हाँ। हाँ ठीक है। अच्छा, सिंपल वे पे और सिंपल देखें, और सिंपल, टेंशन ही खत्म, बहुत ही बढ़िया। ये एंगल तो कुछ और है ही नहीं, ये तो डो ही है। ये एंगल क्या है एग्जैक्टली? डो। 2 समझ आया? हाँ हाँ। तो डेविएशन बताओ, डेविएशन कितना हो जाएगा इस केस में फिर? डेविएशन, ए माइनस आर हाँ, तो डेविएशन डो कितना हो जाएगा? आई, सॉरी, ई माइनस आई। क्लियर? सो डो कितना हो जाएगा, कितना है? ई 45 डिग्री है और आई कितना था? 30 डिग्री। ओके। हाँ। R2 को ही आई बोला है बेसिकली हमने। हाँ तो इसका मतलब डेविएशन कितना आ गया? 15 डिग्री। तो ये रे कितना डिग्री बना रही होंगी एंगल फोकस पे? 15 डिग्री। और ये मैं पूछूं कि फाइंड द एंगल सस्टेन बाय द रेज एट फोकस, तो कितना एंगल बना रहे हैं दोनों रेज मिला के? 30। 30 डिग्री। सो एंगल सस्टेन्ड बाय रेज
कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके गुड। अच्छा मैंने पूछा फोकस, मैंने आपसे पूछा था कि फोकस कितना है ये हम बता सकते हैं, तो फोकस कैसे बता सकते हैं? ऐसे बिना कुछ नोन डिस्टेंस हम बता ही नहीं सकते फोकस। तो फोकस हमेशा इस तरीके से बताया जाता है कि ये सेगमेंट कितना विड्थ का है, ये कितना वाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग फोकस कितना दूर होगा ये डिसाइड होता है। क्लियर? हाँ तो फोकस बेसिकली किससे डिसाइड करते हैं हम? इसके डी से डिसाइड करते हैं कि इसका डी कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि ये फोकस कितना हो जाएगा। ओके हाँ तो देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बाई प्रिज्म को। वैसे इसका इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इतना डीप नहीं पूछता कभी भी चीज़ों को, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रे सेगमेंट अगर डी हाइट पर आ रहा है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी d/2। क्लियर? और आपसे क्या पूछ रहा है फोकस? आपसे पूछ रहा है कि ये रे कहाँ पर कन्वर्ज हुई है, ये मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, मान लेते हैं ये x। समझ आया आपसे क्या पूछा है? x गिवन क्या है d, तो हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए ना। बताओ ये एंगल कितना है? कुछ याद आ रहा है ये क्या था? 2 तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस 2। थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 कितना है? 90 माइनस 2, 90 माइनस 2 कितना था? 15 डिग्री। तो ये कितना है बेसिकली? 75 डिग्री। और हमें अगर x चाहिए तो मैं x को क्या लिख सकता हूँ, मतलब tan थीटा लगा सकते हैं ना। tan थीटा क्या हो जाएगा? x ओवर d/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? d/2 इंटू tan 75 डिग्री। समझ आया? जो भी d गिवन होगा, जो भी tan 75 होगा उससे काम कर सकते हैं। किसी को याद है tan 75 की वैल्यू डायरेक्ट? 2 + √3। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। 2 + √3 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसको। ओके चले, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि उसका फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा, कहाँ पर वो कोइंसाइड करने वाला है। बताएं यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। अगर मैं बोलूं फॉर अ स्मॉल एंगल बाई प्रिज्म, स्मॉल एंगल बाई प्रिज्म क्या होगा? मतलब लेट से ए 5 डिग्री दे दिया आपको, तब बताए क्या सिचुएशन होगी? कुछ याद आ रहा है? स्मॉल एंगल के लिए हमने डिस्कस किया था कुछ। कुछ याद आ रहा है किसी को कि स्मॉल एंगल में शिफ्टिंग कितनी होती है? U into A n minus हाँ 1. वेरी गुड। मतलब अगर स्मॉल एंगल पे लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो हमें डेविएशन पता है स्मॉल एंगल के लिए, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली डेविएशन पता होता है इसका। तो ये जो है ये डेविएशन हमें डायरेक्टली पता होता है। बताए क्या होता है ये डेविएशन? ए तो a n -1। n-1। तो मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दो कितना हो जाएगा, ए है 5 डिग्री, एन है √2 - 1। क्लियर? सॉल्व कर देंगे, डो की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या चाहिए? लेट से फोकस चाहिए। तो अभी हमने किया था ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, x ओवर d/2। क्लियर? x ओवर क्या था? d/2 अगर ये d का सेगमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 2। बट लिखने की जरूरत ही नहीं है उतना। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूं कि ये स्मॉल एंगल है ना,
ये स्मॉल एंगल है, तो ये ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आर्क और रेडियस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम डील कर सकते हैं। ठीक, तो वहां से अगर मैं बात करूं ये कि अगर ये डो है और ये डो है और लेट्स से ये d/2 है, ये इनका क्या है d/2, तो क्या सिचुएशन होगी अगर मैं tan डो लगाना चाहूं, tan डो, तो क्या हो जाएगा d/2 ओवर x हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन हो जाएगी x की, ये हो जाएगा d/2 tan डो। ठीक, बट अभी अच्छी बात है कि फॉर 5 डिग्री मतलब डो इतना लेस आ रहा है, तो क्या हमें इस तरह tan डो की वैल्यू रखने की जरूरत है क्या? नहीं, हम इसे डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक, बट एक प्रॉब्लम याद रखना कि ये आंसर अभी किसमें आया है, डिग्री में। अब जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो क्या थीटा को डिग्री में लिख सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। तब हमें रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमें एक्स कैलकुलेट करना है तो d ओवर 2 इंटू डो हो जाएगा, बट अब ये डो किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। समझ आया सबको? हाँ। तो ये डो हमारा था पहले डिग्री में, हम उसे रेडियन में रख देंगे तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि उसके फोकस की डिस्टेंस क्या आएगी। समझ आया? तो स्मॉल एंगल प्रिज्म में अच्छी बात ये होती है कि डेविएशन निकालने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता, स्नेल्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेविएशन। ओके, हाँ सर। तो ये सिचुएशन यहाँ तक समझ आई सबको यार? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो बेसिकली प्रिज्म का रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हमने कर लिया है। रिफ्लेक्शन, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, आप बुक में से डीसी पांडे में से ये वाला पार्ट प्रिज्म का कंप्लीट कर ले। सेकंड जो पार्ट है जो कलर से रिलेटेड है, वेवलेंथ से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके हाँ। ओके ओके देन बाय बाय एवरीवन। सर ये वाला पार्ट टेस्ट में आएगा? टेस्ट कब है? कल ही। ओके कल है तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रिज्म नहीं आएगा, फिर प्रिज्म के पहले तक का सिलेबस होगा। ऑप्टिक्स में टेस्ट का सिलेबस होगा प्रिज्म के पहले तक। क्लियर? हाँ। ओके, तो टिल लेंसेज होगा, प्रिज्म इंक्लूडेड नहीं है। तो कल टेस्ट के बाद प्रैक्टिस कर लो, अभी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर लो, बट कल टेस्ट के बाद रिवाइज करके प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, हाँ सर। ओके देन बाय बाय एवरीवन। बाय बाय बाय। सर।